हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने इससे पहले अपने इस चैनल के मीडियम से आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। कुछ शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड किए हैं। कुछ मैंने एक कंसेप्ट का वीडियो बना रखा है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो वो आप जाके मेरे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, और इस वीडियो के अंदर उसको डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है, और आपको 11th और 12th में बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में हर एक चीज वो डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन के किस तरह से आप इसके कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं या किस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल है। इसमें मैं बहुत सारी चीजों को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है जन्म कुंडली ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ हम मॉडुलस फंक्शन की पूरी जन्म कुंडली के बारे में पता करेंगे। एक्चुअल में रियल में जन्म कुंडली नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैथमेटिकल जन्म कुंडली बनाने जा रहा हूँ मैं आज मॉडुलस फंक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक डेफिनेशन से। तो हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है, आपको पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देना। मींस अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो मेरा जो मॉडुलस फंक्शन होगा ये मुझे ऑलवेज कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं इसमें कोई भी इनपुट रखूंगा तो वो मुझे ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देगा, और इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अगर आप जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन को हम एक और नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको हमेशा कैसी लेंथ मिलेगी? पॉजिटिव लेंथ मिलेगी। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो एक चीज क्लियर है कि वो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम इस तरह से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्यों मैंने इसे कहा? क्योंकि आप अगर डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं, तो सपोज करो मैंने नंबर लाइन शो किया, ये मेरा 1 है, 2 है। आपको पता है जब मैं इस साइड जाऊंगा तो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अब मैं जब इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये लेंथ भी 1 बोलूंगा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 1 बोलूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो मॉडुलस फंक्शन, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये लेंथ है। दिस मीन्स मुझे एक चीज पता चल गई कि मैं मॉड ऑफ 2 निकालूंगा, वो भी 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस ऑफ मॉड 2 निकालूंगा, वो भी मेरे पास 2 ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हमें भी अपनी लाइफ में मॉडुलस फंक्शन की तरह रहना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से ये सिंपल डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। अगर आपको नेगेटिव इनपुट दिखे तो आप नेगेटिव आगे लगा देते हैं, पॉजिटिव इनपुट दिखे तो पॉजिटिव आगे लगा देते हैं। वो आपका होता है ब्रेकअप ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो दिस मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन का सिंबल होता है इस तरह से। अगर सपोज x का मॉड है तो ये आपके पास बार लगा होगा दोनों तरफ। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मॉडुलस फंक्शन है। ये आपका सिंबल है मॉडुलस फंक्शन का। मींस अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये होगा मेरा मोड ऑफ एक्स, और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आएगी। चाहे वो माइनस ऑफ 2.5 का मॉड होगा, तो ये भी मुझे ऑलवेज 2.5 देगा, बिकॉज इट इज अंडर इन मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए, थोड़ा सा हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में आगे डिटेल देखते हैं, जो हमारे कंसेप्ट यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, स्पेशली क्लास 11 12 और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन को हम पहले ब्रेक कैसे करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका है कि सपोज करो मेरे पास मॉड ऑफ एक्स है, तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, और इस मॉड एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करती है कि एक्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर एक्स की मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स हमारा 0 से ग्रेटर होगा,
अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x है तो ये तब पॉसिबल है जब x 0 से लेस होगा, और मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 तब होगी जब x इक्वल टू 0 होगा। तो कभी कभी आपको ये वाला केस इन दोनों में कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे तो वैल्यू ऑलवेज 0 यानी है। अब देखिए ऐसा क्या हो रहा है कि मॉड ऑफ x जो है -x हो जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर मेरी x की वैल्यू -3 है, तो उस केस में अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा मॉड x की तो मुझे -3 मिलेगा, जबकि मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए मॉड ऑफ x जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो -x के इक्वल होगी। तो इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, मैंने कहा ये मेरा ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3 एंड अप टू सो ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ मैंने ले लिया -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ +1, +2, +3 अप टू सो ऑन, और यहाँ मेरे पास है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर मैं बनाना चाहता हूँ ग्राफ मॉड ऑफ एक्स का, आपको पता है आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x से, और जो आपका होता है y। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y भी 0 होगा, मीन्स fx भी 0 होगा। अगर मेरा x1 होगा तो y भी 1 होगा, x2 होगा तो y भी 2 होगा, और इसी तरह से x3 होगा तो y भी 3 होगा। लेकिन जब मेरी x की वैल्यू -1 होगी, तो जब मैं इसमें x की जगह -1 रखूंगा, यानी x की वैल्यू 0 से लेस है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा x की जगह -1, और -1 रखूंगा तो मेरा +1 बन जाएगा। तो इसलिए -1 +1 एक पॉइंट होगा। इसी तरह से x की वैल्यू -2 पे y +2 होगा, मॉडुलस फंक्शन है, और यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएगा। अब मैं जब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा जो मेरा ओरिजिन पे शार्पेस्ट दे रहा होगा। तो ये मेरा लगभग इस तरह का मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे करके मैं इस ग्राफ की हेल्प से ही केवल बिना कुछ इधर उधर किए हुए इतनी सारी चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 है या मैनी वन फंक्शन है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ऑन टू है या इनटू फंक्शन है, ऑड है या इवन है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ केवल इस ग्राफ की हेल्प से। तो 1 बाय 1 देखिए कैसे मैं डिस्कस करूंगा। मेरे पास है f(x) इज इक्वल टू मॉड x। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास डोमेन होता है, डोमेन का मीन्स होता है कि x की पॉसिबल वैल्यूज। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ इस ग्राफ में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। तो आपको वैसे भी दिख रहा है, और यहाँ भी आपने जब ब्रेक किया था तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेस भी हो सकती है, 0 से ऊपर भी हो सकती है, और 0 से नीचे भी हो सकती है। तो इसका मतलब x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इस ग्राफ में भी देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी x के लिए चले जाइए, ये ग्राफ आपका चलता रहेगा, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू आती रहेगी। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा आपका वो रियल नंबर हो जाएगा, जिसको आप r से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तो आपका इसका डोमेन हो जाएगा। उसके बाद जब आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज मीन्स होता है कि y की पॉसिबल वैल्यूज x के लिए। अब आपको ग्राफ से पूरा पूरा पता चल रहा है कि ये ग्राफ y एक्सिस में केवल 0 से लेके और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ग्राफ मेरा नेगेटिव में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा, सॉरी इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेके और इन्फिनिटी तक होगा। मैंने 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया, इन्फिनिटी पे ओपन, क्योंकि ओपन ब्रैकेट वहां यूज होता है जहां वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है। इन्फिनिटी पे ऑलवेज या -इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है। 0 यहाँ पे इंक्लूड है क्योंकि y 0 पॉसिबल है। तो 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक मेरी इसकी रेंज हो जाएगी। अब जब मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो कोडोमेन तो इसके लिए कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए इसका कोडोमेन हो जाएगा आपका रियल नंबर। अब मैं बात करूंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या ग्राफ से कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका मतलब है कि आप ये चेक करेंगे कि क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं या नहीं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको पता है, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, उसे आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं ग्राफ से पता लगाना चाहता हूँ तो मैं 2 मिनट में 2 सेकंड में पता लगा सकता हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है जिसका ग्राफ आप बिना
पेन उठाए बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यस, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट आप बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए अगर कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए शार्प एज नहीं आना चाहिए। डिफरेंशियबल फंक्शन होने का मतलब है कि उस ग्राफ में कभी भी नो शार्प एज होना चाहिए, और अगर किसी पॉइंट पे शार्प एज है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसा कि मैं जो यहाँ दिख रहा है, इसका ग्राफ और कहीं तो शार्प एज कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 0 से ऊपर और 0 से पहले देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 0 पे शार्प एज नजर आ रहा है। तो इस 0 पे शार्प एज नजर आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल तो है। ठीक है, इसमें बहुत गलती लोग करते हैं, इसको कहते हैं कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इट इज डिफरेंशिएबल, बट एट x इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 0। अभी मैं केवल मॉड ऑफ x की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो मॉड ऑफ x होगा वो सारे रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 0 पे नहीं होगा। यानी 0 को छोड़ के बाकी सारे पे जो मॉडुलस ऑफ x होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? शार्प एज नहीं होना चाहिए। जितने पॉइंट पे शार्प एज है, सपोज करो कोई ग्राफ कभी आपके पास इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, तो ये जो ग्राफ होगा, अगर आपको पता करना है कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है ये डिफरेंशिएबल, उसके लिए आप ये चेक करेंगे कि ये शार्प एज है या नहीं है। अगर ये शार्प एज है ग्राफ में, तो इन सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिसका ग्राफ ही बन रहा होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी आप आराम से चेक कर सकते हैं शार्प एज को देख के। तो ध्यान रखिएगा, आपका मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल तो होता है, लेकिन केवल रियल नंबर में से 0 को हटा के बाकी सारे पॉइंट पे। तो ऑल रियल नंबर के लिए नहीं कह सकते हम, केवल ये कहेंगे कि सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ये 1 1 है या मैनी वन फंक्शन है। तो आपको पता है कि आप 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि 1 to 1 इमेज होना चाहिए। अब यहाँ हम ग्राफ में कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आप लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। 1 1 के लिए आप लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? आप जिस भी फंक्शन को आपको पता करना है कि 1 1 है या मैनी वन है, उसका आप ग्राफ बनाइए और उसके ग्राफ पे कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही हो या एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हो, एक से ज्यादा मींस 2 या 2 से ज्यादा, 2 3 4 5 कितने भी पॉइंट पे, बस एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही हो, तो तब वो फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आपके पास x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए y सेम मिल जाता है, तो उस केस में आप कहते हैं कि वो मैनी वन फंक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मींस आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि ये लाइन जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है या नहीं। अगर एक से ज्यादा पे टच कर रही है तो मैनी वन होगा, अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो 1 1 होगा। तो इस केस में मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसलिए ये जो मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स होगा वो मैनी वन फंक्शन होगा। उसके बाद हम पता करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट किसी भी फंक्शन का तभी करता है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होता है जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो ये तो 1 1 ही नहीं है, तो सीधा सा हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉट बाइजेक्टिव है। तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स केवल उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ये 1 1 नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो ऑन टू फंक्शन आपको पता है कि हर एक y के लिए आपका x एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप कहते हैं कि वो आपका ऑन टू फंक्शन है। यहाँ आप देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, या रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, तभी आपका क्या होता था, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता था। तो इस केस में तो ये सीधा सीधा है, देखिए कोडोमेन रियल नंबर है जबकि रेंज आपका केवल 0 से इन्फिनिटी तक है। तो इस केस
हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये आपका इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑड और इवन फंक्शन कैसे पता लगेगा? अब देखिए ग्राफ में से आप इजीली पता कर सकते हैं कि ऑड और इवन क्या होता है। जनरल डेफिनेशन मैं बता दूं कि ऑड के केस में क्या होता है, अगर किसी भी फंक्शन में f ऑफ माइनस एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आती है, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स होगी तो ऑड होता है। और इवन के केस में होता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आती है तो वो इवन होता है। ये डेफिनेशन होती है इवन के लिए, ये होती है ऑड के लिए। लेकिन अगर मैं ग्राफ से पता लगाना चाहता हूँ तो मैं ग्राफ से भी पता लगा सकता हूँ। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। यानी अगर आपको पता लगाना है कि आपका जो फंक्शन इवन है या ऑड है तो पहले आप वाई के सिमेट्रिक देखें। अगर वाई के सिमेट्रिक है तो वो इवन फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन के लिए आपको पता है कि आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होना चाहिए। ऑड के लिए ओरिजिन के सिमेट्रिक होना चाहिए। और ओरिजिन के सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब वो एक्स और वाई दोनों के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ को जब मैं, अब सिमेट्रिक होने का मतलब कि वाई एक्सिस इस ग्राफ को दो मिरर इमेज में डिवाइड कर रही होगी। तो ये क्लियरली यहाँ आप देखेंगे कि ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जितना ग्राफ इस साइड है सेम ग्राफ इस साइड भी है, तो इसका मतलब ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ एक्स होगा वो इवन फंक्शन होगा। इस तरह से हमने इतनी सारी चीजें, जैसे हम एक इंसान की जन्म कुंडली बनाते हैं उसी तरह से यहाँ मॉडुलस फंक्शन की जन्म कुंडली बनाए और एक ही ग्राफ में सब कुछ हमने सीखा। तो वन बाय वन डायरेक्टली आप बता सकते हैं। इसी तरह से आप अदर फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। डोमेन का मतलब है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू। ग्राफ से पता चला कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो इसलिए आपका डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। रेंज आपको पता लगी कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है। ग्राफ में आपने देखा कि y की वैल्यू ओनली 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक जा सकते, इसलिए इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो गया। कोडोमेन पॉसिबल वैल्यूज कुछ भी हो सकती थी, तो इसलिए आपका रियल नंबर। कॉन्टिन्यूटी आपको ये चेक करने हैं कि ये ग्राफ बिना पेन उठाए रखा गया बनाया गया है कि नहीं, तो आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशियबिलिटी शार्प एज नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे शार्प एज है उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शार्प एज था 0 पे, तो इसलिए 0 को छोड़ के बाकी सब पे डिफरेंशिएबल होगा। वन वन फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे ड्रॉ कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो ग्राफ होगा वो मैनी वन फंक्शन का होगा। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा था, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट ए था, दो पे टच कर रहा है, आप कहीं भी लाइन बना दीजिए आपको हमेशा यही मिल रहा होगा। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब वो वन वन ऑन टू होता है। जब ये वन वन ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑन टू इन टू के लिए आप ये चेक करते हैं कि आपका कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं है तो इसलिए ये ऑन टू ना होके इन टू फंक्शन होगा। ऑड और इवन फंक्शन के लिए आप ग्राफ से ये चेक करते हैं कि अगर वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वो आपका इवन फंक्शन, और अगर आपका ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक होने का मतलब एक्स और वाई दोनों के मिरर इमेज होना चाहिए दोनों एक्सिस के, तो तब जाके वो आपका ऑड फंक्शन। लेकिन इस केस में ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस के मिरर इमेज है, तो इसलिए आपने कहा वो सिमेट्री है वाई एक्सिस की, इसलिए आपने कहा ये इवन फंक्शन है। और वैसे मैंने आपको बताया कि ऑड और इवन आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स किसी भी चीज के लिए अगर माइनस एफ एक्स मिलता है तो ऑड फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल मिल गया तो इवन फंक्शन। तो होप आपको मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है और हम इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसके अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि x प्लस ए या x प्लस 2 या x माइनस 2 वाले मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, और देन मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फिर इसी तरह से हम वन बाय वन ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुंडली बनाएंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखेंगे, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसको शेयर करिए ताकि जिसको नीडफुल पर्सन होंगे उन तक ये वीडियो पहुंचे और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़िए।